तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम एनएलएम का शुरू करते हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर में आपने न्यूटन के सेकंड लॉ और न्यूटन के फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो समझे। साथ ही साथ आपने कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जो आप लोगों की एक मिसकंसेप्शन होती है कॉन्टैक्ट फोर्स को लेके या फिर नॉर्मल फोर्स को लेके, उन सब चीज़ों का आपने आंसर ढूंढने की कोशिश करी और बहुत अच्छे से आपने उनके न्यूमेरिकल्स को वहां पे सोल्व किया था। आज जो बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को लेकर बात करेंगे। अब जो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली एक ही चीज पढ़ रखी होगी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सिर्फ इतना सा एक मतलब पता होगा। लेकिन ये लॉ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों से लूं कि ये बुक मैंने मान लो एक ग्राउंड के ऊपर में रख दी है और यहां से मैंने पूछा कि ये mg है और ये जो इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लग रही है, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है एन और एम जी का, ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है। या फिर मैं पूछना चाहूं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब चीजों के आंसर को हम ढूंढेंगे और साथ ही साथ जो इसके अंदर में हमारे पास में क्वेश्चन बनेंगे, पुली ब्लॉक सिस्टम्स की क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्या उनके पीछे कंसेप्ट होता है, कैसे उन क्वेश्चंस के अप्रोच करने चाहिए आप लोगों को, और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस लॉ के साथ साथ में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो भी यूट्यूब पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, ये जो हमारा डेमो लेक्चर्स का था वो यहाँ इसके बाद में आपको जो लेक्चर्स हैं वो ऐप के ऊपर में ही मिलेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाके प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आगे से लेक्चर वहीं पर मिला करेंगे आप लोगों को। साथ ही उसके ऊपर में हमने बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च हैं ऑलरेडी। जो भी आपके रिक्वायर्ड कोर्स है वो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से अपनी डिटेल ले सकते हैं। एक पूरे सिस्टमेटिक वे के अंदर में हमने अपने पूरे कंटेंट को जो डाला हुआ है थ्योरी प्लस में जो आपके मटेरियल प्रैक्टिस के लिए हैं वो सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो आप जाकर वहां पर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो भी टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना चाहता है, कुछ हमारा जो फ्री मटेरियल वहां पर अवेलेबल है वो जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइडेड है। चलिए अब बात करता हूं मैं इसको, जो हमारे पास में न्यूटन के थर्ड लॉ की बात आज हम जो कर रहे हैं उसको लेकर बात करूं तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के साथ में। देखिए पिछली जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करी थी। तो नॉर्मल फोर्स को आपने अच्छे से जाना। साथ ही जो उसके ऊपर में रिलेटेड क्वेश्चन थे वो देखे आपने। आज जो बात कर रहा हूं मैं टेंशन को लेकर बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने बात करी थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस को लेकर, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने तीन तरीके से डिफाइन किया था। पहली जो फोर्स थी उसको आपने जाना नॉर्मल के नाम से, दूसरी जो फोर्स थी उसको जाना आपने टेंशन के नाम से, और तीसरा जो फोर्स बताया मैंने वो आपको फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो तीनों ही कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। टेंशन आज हम कवर करेंगे, साथ ही पुली ब्लॉक सिस्टम भी इसके अंदर में हम देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को लेके। तो क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा मैं कि मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक है, तीन ब्लॉक मैंने ले लिए जो कि एक स्ट्रिंग के थ्रू। अब पहले तो बताओ टेंशन आएगा किसमें। टेंशन हमेशा एक डेवलप होता है एक स्ट्रिंग के अंदर में, ठीक है। एक स्ट्रिंग के अंदर में हमेशा एक टेंशन डेवलप होता है। तो ये 3 kg का मैंने डाल दिया और दूसरा ब्लॉक यहाँ पर मैंने 2 kg का डाला हुआ है, और तीसरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पर मैंने 5 kg का डाल दिया भाई। यहाँ पर 5 kg के तीन ब्लॉक हैं और यहाँ से मैं इसको खींच रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर कोई हुक वगैरह लगाया और वहां से मैं इसको खींच रहा हूँ। और मान लो कि ये फोर्स मैंने इसके ऊपर में 20 न्यूटन की लगा दी है। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, पहली चीज तो ये। और ये स्ट्रिंग जो आई है इनके अंदर में टेंशन तो डेवलप होगा भाई। तो मैं ये टेंशन की भी पूछना चाह रहा हूं और आपसे एक्सेलेरेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो दोनों चीजें आप लोग को बतानी कि कौन कौन सी इसके अंदर में टेंशन डेवलप हुई है और कौन सा एक्सेलेरेशन इसके अंदर में आया है। अच्छा जी, अब इसकी शुरुआत करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। पहली चीज, जब भी आपको इस तरह का ब्लॉक सिस्टम दिखे तो जितने भी इसके ऊपर में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज लग रहे हैं उनको आप डिफाइन कर लो। हालांकि यहां पर मैं इसको कहूं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है। पहला तो हमने इसका कंस्ट्रेंट देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहां जाना चाहेगी, ये हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेगी। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेगी। तो अब मेन कंसेप्ट मुझे उसके जो मुझे कंसर्न रखना पड़ेगा वो उसके हॉरिजॉन्टल की तरफ में रखना पड़ेगा। वर्टिकल का चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे इसका कंस्ट्रेंट पता लग गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पर रुकी रहेगी ना, जब यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में खींचना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, कंस्ट्रेंट मुझे पता लग गया कि हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ठीक भाई, अब जो इसके अंदर में फोर्सेस डेवलप होगी, जब आप यहां से खींचोगे, एक हुक है यहाँ पर, ये हुक लगा रखा है मैंने जिसको मैं खींच रहा हूं अपने हाथ से, तो टेंशन डेवलप होगी किसके बीच में, स्ट्रिंग्स के बीच में। तो ये पॉइंट के पास में और ये पॉइंट के पास में, ये दो जगह पे मेरे पास में, दो जगह पे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और दो जगह पे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। क्या ये सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है या अलग अलग कनेक्टेड है?
ये अलग पोर्शन कनेक्टेड है मेरे पास में और ये अलग स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है। तो दो स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। तो जो यहाँ पर इसके बीच में लगेगा टेंशन, तो इस पॉइंट से हमेशा आउटवर्ड लगेगा यानी कि T1, और ये पॉइंट भी क्या करेगा, इसको रिड्यूस, इसकी लेंथ को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। टेंशन फोर्स की क्या हमारे पास में जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, और दूसरी ये जो उसकी लेंथ के अंदर में कोई भी एलोगेशन होता है उसको ये चेंज नहीं होने देती है, वापसी उसको रिड्यूस करवाने की कोशिश करती है। तो ये T1 इस साइड में इस पॉइंट पे ये खींचना चाहेगा, तो ये कहेगा नहीं भाई मैं तो वापसी आपको ले जाना चाहता हूं, तो टेंशन यहाँ डेवलप हो जाएगी और इस पॉइंट पर भी टेंशन यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सेम स्ट्रिंग आई है तो स्ट्रिंग कंस्टेंट को भी फॉलो होना पड़ेगा, तो जितनी फोर्स यहां पर लग रही है वही टेंशन इसके अंदर में डेवलप होगी। ये चीज आप मान लो कि आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले रहे हो, सिंगल स्ट्रिंग जिसकी बात कर रहा हूं, सिंगल लेंथ की आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हो, तो उसके अंदर में आप किसी भी पॉइंट पर जाकर देखोगे कि तो हमेशा टेंशन सेम रहेगी। लेकिन हमारा मेन कंसर्न होता है कि जब भी वो ब्लॉक के साथ में कनेक्ट है उस पॉइंट को कंसिडर कर लो। तो ये T1 और ये भी T1। अब ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि भाई यहां पर भी T1 आएगा, जी नहीं। ये दूसरी स्ट्रिंग मैंने ली है तो इसके अंदर में अलग तरह की टेंशन डेवलप होगी, अलग तरह का फोर्स इसके अंदर में डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया T2 है और ये भी हमने मान लिया T2 है, ठीक है जी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है ये वाली यहां से लेकर यहां तक की, तो इसके अंदर में आप सेम टेंशन को मान सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग आप कहो कि सेम टेंशन मान लो तो गलत है, क्योंकि दोनों का टुकड़ा मैंने अलग अलग लिया है, दोनों चीजें अलग अलग यहाँ पे मैंने डिफाइन की, ठीक है जी। हमने इसकी फोर्सेस को भी डिफाइन कर दिया, जब भी स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी टेंशन को डिफाइन कर दो, तो हमने टेंशन भी उसकी डिफाइन कर दी, ठीक भाई। अब देखो, अब मुझे निकालना है इसका एक्सेलेरेशन। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का ये पता लग जाए कि ये कितने एक्सेलेरेशन के साथ में मूव कर रहा होगा, अब जाओ अपने स्ट्रिंग कंस्टेंट के ऊपर में। स्ट्रिंग कंस्टेंट ये बोलता है कि जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर रहेगी वही वेलोसिटी यहां पर भी रहेगी, वही वेलोसिटी यहां पर भी रहेगी, क्योंकि ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वही वेलोसिटी 2 की भी रहेगी। ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ वाली, इसकी भी वेलोसिटी वही होगी जो इसकी वेलोसिटी होगी। और जो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, यानी कि वेलोसिटी का अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, जिसको आप डिफाइन करते हैं एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन चाहे इस स्ट्रिंग की बात करो चाहे इस स्ट्रिंग की बात करो या इस ब्लॉक की बात करो 2 kg की या 3 kg की या 5 kg की, सभी का एक ही एक्सेलेरेशन होगा। अगर वो एक्सेलेरेशन सेम नहीं रहा तो वही कहानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड आ गई, इसकी 6 मीटर पर सेकंड आ गई, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अगर इस पूरे कंस्टेंट को, इस पूरे सिस्टम को अपना कंस्टेंट मेंटेन रखना है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस पूरे सिस्टम का एक ही एक्सेलेरेशन होना चाहिए। क्या ये वही क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने आपको पीछे करवाया था, जिसमें मैंने ब्लॉक्स को आपस में कंबाइन कर दिया था, 3 ब्लॉक, 2, 3 और 5 ऐसे ब्लॉक्स को कंबाइन किया था, तो वहां पर भी मुझे इस पूरे को एक सिस्टम मान के चलना पड़ रहा था। तो चाहे आप ब्लॉक्स का आपस में कॉम्बिनेशन आ रहा हो या फिर आप उसको स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, आपको हमेशा कंस्टेंट को फॉलो करवाना है और एक्सेलेरेशन को मेंटेन रखने के लिए पूरे सिस्टम को एक मानकर चलना है। तो मैं पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूं, तो मेरे पास में पूरा सिस्टम का एक ब्लॉक बना और हमने कहा कि ये पूरा सिस्टम के ऊपर में कितनी फोर्स लग रही है, 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कि टोटल 10 kg मेरे पास में इसका ब्लॉक आ गया और इस पे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन नहीं निकाल सकते, एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू F बाई m, तो ये 20 डिवाइड बाई 10 और आपके पास में आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। यानी कि इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि 5 kg का भी मेरे पास में कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये जो स्ट्रिंग है इसका भी मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर ये स्ट्रिंग जा रही है, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि जी आपने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन आपने लगाई है, यहां पे T1 भी तो एक फोर्स है, T2 भी एक फोर्स है, आपने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? बिल्कुल भाई मैं इसको कंसीडर किया है मैंने। आप यहां पे देख रहे हैं कि T2 इस साइड में है और T2 ये उसके अपोजिट साइड में, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कैंसिल आउट कर रहे हैं तो मेरे लिए इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। कब? जब मैं उस पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहा हूं। इसका एग्जिस्टेंस कब आएगा, ध्यान से सुनना, इन टेंशन का एग्जिस्टेंस कब आएगा, आएगा वो भी, लेकिन अभी ये मानो कि जब आप पूरे सिस्टम को एक मान लेते हैं ना, तो इन टेंशन का मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो मुझे जो कंसर्न होता है वो फाइनली कितनी मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना जिसको मैं अपने हाथ से खींच रहा हूं, इससे मुझे कंसर्न रखना चाहिए हमेशा। तो आपको यहां से निकालने के बाद में आपने इसका एक्सेलेरेशन निकाल लिया, और एक्सेलेरेशन निकालने के बाद में आपको पता लग गया कि पूरा सिस्टम मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है भाई।
यानी कि आपको कहानी समझ में आ गई अभी कि जो 2 kg हुआ, ये 3 kg है, ये 2 kg है, और यहां पर हमने रखा था 5 kg, ऐसा ही लिखा है ना, 3 2 5, हाँ बिल्कुल ये लिखा है 3 2 5। तो अब यहां पर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में इस डायरेक्शन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और स्टिंग का भी मोमेंट मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है। अब जो हमसे पूछा जा रहा है दूसरा कि टेंशन और बतानी है, एक्सेलेरेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब टेंशन डेवलप कहां हुई थी, यहां पर आप देख रहे हैं तो ये टेंशन मेरे पास में T2 यहां पर डेवलप हो रही थी, T2 यहां पर डेवलप हो रही है, ये T1 थी और ये T1 थी। अब एक चीज आपके दिमाग में ये भी आनी चाहिए कि आपने टेंशन को कैंसिल आउट कर दिया, तो हम इस टेंशन को निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई। समझो इस चीज को कि अगर मान लो मेरे पास में मैं केवल एक सिस्टम को कंसीडर करूं, ये वाला जो खिंचाव आ रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर में, जो खिंचाव आ रहा है जिसको आप टेंशन के नाम से जानते हैं, तो जो खिंचाव आ रहा है ये एक तरह का फोर्स ही तो डेवलप कर रहा है। जब मैं पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर मैं खाली ये कहूं कि भाई 3 kg का जो ब्लॉक है ये इस साइड में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पे लगने वाला कोई तो फोर्स होगा। एक्सटर्नली तो मैं इसके ऊपर में लगा नहीं रहा हूं। एक्सटर्नली तो मैं इसके ऊपर में लगा नहीं रहा हूं कोई, और एक्सटर्नली नहीं लगा रहा हूं तो कोई तो इसको खींचने वाला होगा भाई, जिससे ये एक्सलेट कर रहा है। तो वो खिंचाव कौन दे रहा है इसको, वो दे रहा है यहां पे लगा हुआ स्ट्रिंग, जिसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हुआ था जो कि इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यानी आपको एक कहानी और समझ में आती है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले तो आपको पूरा एक सिस्टम मान के उस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लेना है। ठीक है जी, वो हमने निकाल लिया। अब इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स को देखो और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ में क्या क्या चीजें कंसिडर है, यानी कि कितनी उसकी फोर्सेस लग रही हैं, बेसिकली आप उसका एफबीडी बनाना शुरू कर दो। किस डायरेक्शन में, जो उसको कंस्टेंट फॉलो करवाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टली उसको कंस्टेंट फॉलो करवाना है, तो उस डायरेक्शन में उसके फोर्सेस को डिफाइन करना शुरू कर दो। तो यहां पर मैंने टी, यहां पर इसके ऊपर में फोर्स लगा जिसको आपने T2 के नाम से जाना, और इनमें शुरुआत करनी होती है हमेशा लास्ट से, यानी कि जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है वहां से इन ब्लॉक्स को आप सोल्व करते हुए आओगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे यहां पर कोई फोर्स नहीं था तो मैंने 3 kg का उठाया, ऐसा नहीं है कि 2 kg का रख के मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे T2 का पता होना जरूरी है। तो नहीं तो फिर मेरे को दोबारा से 3 पर आना पड़ेगा, फिर वापसी 2 पर जंप करना पड़ेगा। तो कोशिश ऐसे करो कि जहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक को पहले उठा लो। तो यहां पर मैंने इसकी एफबीडी बनाई। ठीक है भाई, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं नॉर्मल अपनी जो सेकंड इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन। मास वेरी नहीं कर रहा है इनके इसके अंदर में, केवल उसके अंदर में एक्सेलेरेशन आ रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी आ रही है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। तो बिल्कुल वो यूज किया मैंने। फोर्स कितनी लग रही है इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। सिस्टम तो आपने पूरा जो निकाला उससे तो आपने केवल एक चीज निकालनी होती है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन निकालने के बाद में उसको फ्री करते रहो बॉडीज को और उस पर कैलकुलेशन करते रहो। तो एफ इजिकल टू एम ए मैंने किया। यहां पर आपको फोर्स कितनी लग रही है, T2 लग रही है। मास कितना ऑब्जेक्ट के पास में 3 है, और कितना एक्सेलेरेशन है 2 है, यानी उसके पास में आ गई 6 न्यूटन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है T2, दिस इज 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कितना ये बॉडी क्या कर रही है, एस्केलेट कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, अब ये समझो कि ये 6 न्यूटन आया क्यों। यहां पर आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया था, जो हमने क्वेश्चन दिया है उसमें 20 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, और ये फोर्स कुछ हिस्सा यहां पर उसका कंज्यूम हो जाता है, कुछ हिस्सा यहां पर कंज्यूम हो जाता है, और कुछ हिस्सा इसको इधर खींचने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ताकि इसका एक्सेलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंटेन रहे। उसी तरह से इस ब्लॉक को भी यहां पर मूव करवाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई ना कोई हिस्सा इसके ऊपर में लग रहा होगा। तो ये बेसिकली इस एक्सटर्नल फोर्स का इतना हिस्सा इस ऑब्जेक्ट के पास में पहुंचे, जो कि उसकी टेंशन के रूप में यहां पर डेवलप हो गया। तो आई थिंक ये आपको निकालना आ गया होगा कि ये आप घबराना नहीं है कि भाई T2 कैंसिल हो गए। अरे भाई कैंसिल हो जाएंगे तो ब्लॉक मूव कहां से करेगा। कैंसिल इसलिए हुए थे इस ब्लॉक के अंदर में, जब मैं एक्सेलेरेशन की बात कर रहा था तो वो एक दूसरे को, टोटल मैं फोर्स की बात करूं पूरे सिस्टम को लेकर चलूं तो पूरे सिस्टम में तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं उस टेंशन को यहां पर कंसिडर करता हूं। ठीक है जी, अब एफबीडी बनाओ किसकी, 2 kg की, क्योंकि मुझे कंस्टेंट जो है हॉरिजॉन्टली फॉलो करवाना है। तो मैं चाहूं तो वर्टिकल बना लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि mg नीचे लगेगा और n ऊपर लगेगा, तो ये दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो हम उसको यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि कंस्टेंट मुझे हॉरिजॉन्टली फॉलो करवाना है, तो हॉरिजॉन्टल की ही हम बात करते हैं। ठीक है भाई, अब ये 2 kg का आप हॉरिजॉन्टली जितनी भी फोर्सेज लग रही है वो निकाल लो। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक पर T1 डायरेक्शन यहां पर लग रही है, यानी कि T1 फोर्स यहां लग रही है। क्या और भी कोई फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है। और इसको आप हमेशा ध्यान रखना
कि छोड़ना नहीं है। ये T2 आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक को इस साइड में खींच रहा है, ये ब्लॉक इस साइड में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग का जो मेरे पास में टेंशन डेवलप होगा, जो उसमें खिंचाव डेवलप होगा, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देता, तो ये ब्लॉक इस साइड में खींचने की कोशिश करेगा इसको। यानी कि ये बात ऐसी होगी कि एक साइड इधर फोर्स लग रही है और एक साइड इस साइड फोर्स लग रही है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आके इसको अपना एक्सेलेरेशन भी मेंटेन करना है। और वो एक्सेलेरेशन कितना मेंटेन करना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको एक्सेलेरेशन भी मेंटेन करना है। तो ये ऑब्जेक्ट को मूव करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर में और लग रहा है जिसको आपने जाना है T2 के नाम से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास में ब्लॉक था वो क्यों कंसीडर किया था, क्योंकि जब मैं 2 ब्लॉक की बात कर रहा था, 2 kg वाले ब्लॉक की बात कर रहा होता, तो वहां पे T2 भी मुझे निकालना पड़ता, जिसकी मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली ताकि मैं इसके अंदर में इजीली उसको रख पाऊं। ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन है, तो ये फोर्स ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगा? तो नेट फोर्स लगा T1 माइनस में T2। भाई T1 इधर खिंचाव आ रहा है इसका T1 इस साइड में खिंचाव आ रहा है, T2 इस साइड में खिंचाव आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, टेंशन भी तो अपने आप में एक फोर्स ही है, उसकी यूनिट भी तो न्यूटन है, वो भी अपने आप में एक फोर्स है। चाहे आप उसको फोर्स बोल लो, टेंशन बोल लो, स्ट्रिंग के अंदर में आ गए तो उसको टेंशन का नाम दे देते, कोई इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कितने ब्लॉक पे लग रही है? 2 पे लग रही है। और इसको कितने से एक्सेलेरेट करना है? 2 से करना है, तो 4 ये आ गया मेरे पास में। T1 T2 की वैल्यू कितनी अभी आप लोगों ने निकाली? 6 न्यूटन। और ये मेरे पास में 4, तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास में 10 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ गई कि कितनी वैल्यू है? 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। तो ये कहानी जो मैंने आपको स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन की समझाई है, टेंशन बेस्ड क्वेश्चन की समझाई है, इसमें अगर आपको ये 2-3 चीजें निकालनी आ गई तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चाहे आप कितने भी बड़े एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो, ये आपका एक मास्टर क्वेश्चन था जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे डालने की कोशिश करी है, तो आप इजीली इनको कर लेंगे। स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे मेरे पास में ब्लॉक्स को आपस में कंबाइंड करके दे रखे हो, तो मेन जो आपकी अप्रोच हमेशा ध्यान रखनी है, पहले कंबाइंड सिस्टम मान के आपको एक्सेलेरेशन, यानी कि पहला स्टेप कंबाइंड मान के आपको एक एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेना है। चाहे मेरे पास में स्ट्रिंग दे रखी हो या ब्लॉक्स आपस में टच करके रखे हुए हो, तो भी आपको पूरा एक सिस्टम मान के उनको सोल्व कर लेना है। ठीक है भाई। फिर आपको ये देखना है कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है। टेंशन लग रही है, तो टेंशन तो हमेशा खिंचाव आएगा किसके अंदर में? स्ट्रिंग के अंदर में। इधर तो टेंशन आएगी नहीं ना भाई। क्यों आएगी टेंशन यार? यहाँ पर क्या कोई स्ट्रिंग कनेक्ट है? नहीं है, तो यहाँ टेंशन नहीं आएगी इसके अंदर में। अब किसी के ये आया ना कि ये 2 kg की दोनों तरफ में आपने लगा दी, 3 के पास क्यों नहीं लगाई? अरे भाई मेरे, यहाँ पर क्या कोई स्ट्रिंग कनेक्ट थी? नहीं कनेक्ट थी ना, तो कोई इसके अंदर में खिंचाव नहीं आएगा, तो आपको उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कहाँ मेरे पास में स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जहां पर कनेक्टेड है, जो भी पॉइंट के साथ में कनेक्ट है, वहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में आप उसकी टेंशन को डिफाइन कर दो। और सेम स्ट्रिंग है तो उसमें सेम टेंशन रहेगी थ्रू आउट। अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो उसमें आपका टेंशन जो है वो अलग आ जाएगा। चलो, ये कहानी आपको समझ में आ गई है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसका डालना चाहूंगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पिछला जो मैंने पढ़ा रहा था आपको, तो ब्लॉक सिस्टम जो थे मैंने आपको कुछ ऐसे बना के दे दिए थे, टच होकर दे रखे थे। क्या मैं इसको इंक्लाइन कर दूं? इंक्लाइन करने से कोई नई कहानी बनेगी मेरे पास में? चलो इंक्लाइन कर देते हैं। देखो, दो ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पूरी फिजिक्स के अंदर में। या तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करवाएगा, या फिर जो वर्स्ट है वर्स्ट क्वेश्चन बनाएगा ना, जो आपको डराने के लिए बनाएगा, वो एक इंक्लाइंड स्पेस के ऊपर में ऑब्जेक्ट को रख देगा। और इंक्लाइंड स्पेस के ऊपर में रखने से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस को पीछे भी सोल्व आउट करते आए हैं। क्या अप्रोच हमें रखनी है वो भी समझ में आती है। चलो भाई, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सोल्व करते हैं इसको मिलके दोनों। ये ब्लॉक मैंने रखा है 1 kg, और दूसरा ब्लॉक यहां पर रख दिया मैंने 2 kg। दो ब्लॉक यहां पर रख दिए, और दोनों के ऊपर में मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको रिलीज किया है। मतलब मैंने इनको एक जस्ट मैंने पकड़ा हुआ था और मैंने अपने हाथ उठा लिए। अब ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये ब्लॉक मूव कहां करेंगे, यानी कि इनका कंस्टेंट कहां पर होगा। एनएलएम की यही बड़ी खूबसूरत कहानी है कि सबसे पहले आपको कंस्टेंट समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे। तो कंस्टेंट मुझे समझ में आता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये ब्लॉक्स समझ में आती है नहीं आती? किसी के दिमाग में है कि ऊपर उड़ जाएंगे? सुपरमैन नहीं है ये, ठीक है ना, इनको नीचे ही आना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, कोई चीज को आप एक स्लोप पर छोड़ोगे ना तो नीचे की साइड में आएगी, ऊपर नहीं चढ़ सकती। ठीक है, फिजिक्स को लॉज को फॉलो करवाना ही पड़ेगा उनको। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में आएगी, और इस डायरेक्शन में आएगी तो मतलब कि इनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी।
और वेलोसिटी चेंज होगी तो इनके बीच में एक एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा। ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब दो बॉडीज मेरे पास में मूव कर रही हैं, एक दूसरे से टच करके मूव कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे सिस्टम को एक मानकर चलना पड़ेगा ताकि मैं इस एक्सेलेरेशन को निकाल पाऊं। तो मैंने इस पूरे सिस्टम को एक मान लिया कि भाई ये अगर ऐसा होता कि ये मेरे पास में 3 kg का ब्लॉक बना हुआ होता और ये मूव कर रहा होता, तब इसके अंदर में जो एक्सेलेरेशन आता, या फिर इंडिविजुअली जो मूव कर रहे हैं अगर इनके बीच में सेम एक्सेलेरेशन नहीं हुआ तो ये 1 kg का आगे निकल गया और 2 kg का पीछे रह गया, तो ये गैप बन जाता। और जबकि इनको हमेशा सट के चलना है, एक दूसरे के साथ में चलना है, तो मैं इस पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूं ताकि मैं अपने एक्सेलेरेशन की कैलकुलेशन कर दूं। और एक्सेलेरेशन आ गया तो समझ लो पूरी कहानी खत्म है। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। यहां पर जो एंगल बना हुआ है थीटा बना हुआ है। अभी ये कॉमन सेंस लगा रहा हूं और यहां से एक बहुत जबरदस्त ट्रिक निकल के आएगी आप लोगों के लिए, जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे आप 11th पढ़ो चाहे 12th पढ़ो, कोई भी आप जाकर पढ़ोगे तो वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो ये बताओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि एक इंक्लाइंड स्पेस पर रख दिया है तो मेरे लिए यहाँ पे कंसिडर करना इसकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सेलेरेशन का वहां पर क्या रहेगा, एक कंपोनेंट्स वहां पर बनेंगे। तो मैंने इसका एक एक्सेलेरेशन लगाया नीचे कि ये लग रही है मेरे पास में mg से। लगेगा या नहीं लगेगा भाई? mg फोर्स लगेगी जो कि अपने अर्थ जो अपने सेंटर की तरफ में खींच रही होगी। पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे पास में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल वगैरह है उनको बहुत अच्छे से समझा। अब ये कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल तो मेरे पास में यहाँ पे तो 90 डिग्री बना रही है, कोई इशू नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ में तो 90 बनना चाहिए इसका। लेकिन ये जो इंक्लाइंड स्पेस है यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को बन रहा है कोई ना कोई एंगल पर है, तो मुझे इसको रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स के बीच में। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास में, जिसको आपने बार बार सीखा भी है, ये थीटा हो गया। अगर नहीं सीखा तो मैं एक बार बता देता हूँ भाई, अगर किसी को डाउट है ना कि थीटा मैं क्यों लेता हूँ बार बार में, तो थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हर तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, किसी को समझ में आ जाता है किसी को नहीं आता है। ये मैंने ब्लॉक जो फोर्स लग रही है, मान लो ये mg यहाँ पर लग रहा है, दिस इज mg, कोई भी वेक्टर है, ये थीटा है मेरे पास में, और मैं जो मान रहा हूं इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो मैं इस नॉर्मल जो भी है मेरे पास में एक्स वाई जेड कोई भी कंपोनेंट है, मेरा जो कंसर्न है वो इस एंगल को निकालना है, दिस एंगल एक्स को। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास में थीटा, ये मेरे पास में कितना हो गया, ये 90 हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना बनता है, ये 90 डिग्री बनेगा, जो यहां पर फोर्स बनी है वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल कितना भाई, दिस एंगल इज 90 माइनस में थीटा, जो यहां पर बना इस ट्रायंगल को लेकर चलो, तो इतनी ट्रायंगल के अंदर में ये थीटा ये 90, तो ये मेरे पास में कितना आ गया 180 माइनस 90 और प्लस में थीटा, ये आया। तो यहां से आपके पास में जो निकल के आता है 90 माइनस थीटा, ये निकल के आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये कहानी समझ में आई कि ये वाला जो एंगल है ये तो 90 माइनस थीटा, लेकिन मुझे इस एंगल से मतलब नहीं, मुझे इस एंगल से मतलब है। तो ये देखो आप अच्छे से इस पॉइंट को देखना, जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ये 90 है, ये पूरा 90 एंगल है, यानी कि ये पूरा एंगल मेरे पास में कितना 90 डिग्री बनता है। तो 90 में से जो 90 था, दिस 90 इज इक्वल टू किसके बराबर में है भाई, ये 90 माइनस थीटा प्लस में एक्स, 90 माइनस में थीटा प्लस में एक्स, यानी कि ये एंगल इतना एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों का सम मेरे पास में 90 है। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में ना, जो एक्स की वैल्यू है मेरे पास में थीटा ही आई। तो वहीं से कैलकुलेशन करता हूं मैं ये, क्योंकि इसके ऊपर में नॉर्मल था तो 90 डिग्री बना रहा है। ये छोटा एंगल आपको जो पता लगा 90 माइनस थीटा, और ये जो एक्स एंगल जो इनके बीच में बन रहा है जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स इजकल टू थीटा आ गया। तो इसीलिए बार बार मैं इसका यहाँ पर थीटा यूज कर लेता हूँ, यानी कि जो भी इंक्लाइंड स्पेस मैंने जिस भी एंगल पर रखा है, यहाँ पर जो एंगल डेवलप होगा वो थीटा के बराबर भी यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो थीटा के साथ में ये कंपोनेंट कितना आया mg cos थीटा, और इस साइड में कौन सा है ये mg sin थीटा यहाँ पर आपके पास में आ गया। ठीक है भाई, अब क्योंकि एक्सेलेरेशन मेरे पास में इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में आएगा, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मूव कर रहा है 3a एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर में जो फोर्स लग रही है वो mg sin थीटा लग रही है, जो उसके वेट के कारण में लग रही है, क्योंकि mg क्या है अपने आप में एक फोर्स है, वेट की फोर्स होती है, वेट इक्वल टू फोर्स होता है, जिसकी यूनिट मेरे पास में न्यूटन होती है। तो ये अपने आप में फोर्स है, यानी कि ये यूनिट रखती है न्यूटन की, जो कि इसके ऊपर में फोर्स डेवलप करेगा। और ऑब्जेक्ट जो पूरा कंबाइंड इस साइड में मूव कर रहा है जो 3 kg का है, तो इस पे लगने वाली फोर्स कितनी है mg sin थीटा, और इतनी फोर्स से कौन सा ब्लॉक मूव करेगा 3 kg का मूव करेगा। तो 3 इंटू में a मेरे पास में आ गया, m कितना था 3 kg था, तो 3g sin थीटा
इक्वल टू 3 इंटू में ए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलेरेशन यहां पर आया आपके पास में जी साइन थीटा। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि जब भी मैं बात करूं एक्सेलेरेशन को लेकर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक इंक्लाइंड स्पेस के ऊपर में रखी है, कुछ इस तरह से रखी हुई है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो मेरे पास में, कितना भी मास है उसका, हमेशा इस डायरेक्शन में, इस इंक्लाइंड स्पेस पर अगर थीटा का एंगल बना हुआ है, तो ये वैल्यू एक्सेलेरेशन की हमेशा और हमेशा जी साइन थीटा आप यूज करोगे। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक उसकी यूज करोगे, बार बार ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे कि ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन कोस थीटा, और फिर हम इनको कंपेयर कर देंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो एक्सेलेरेशन निकलेगा, बहुत आसान होते हैं इंक्लाइंड स्पेस के क्वेश्चंस। अब डायरेक्टली इन वैल्यूज को रखेंगे, आपके पास में एक्सेलेरेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई है। अब क्या मेरे पास में, ये तो आपने हॉरिजॉन्टल, मतलब इसकी अगर एक्स स्पेस की बात करूं, अगर मैं इसको पूरा एक कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर में भी किया था, तो हमेशा इसको आपको एक्स एक्सिस मान लेना है, और ये जो ऊपर होगा ये इसका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस में ये वैल्यू निकाल दी, यानी इसका एक्सेलेरेशन जो है जी साइन थीटा हो गया। समझ में आती है कि नहीं आती है कहानी, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने x मान लिया, y मान लिया। अरे भाई, जैसे आप हॉरिजॉन्टल स्पेस में करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, तो हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस लाइन को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। मान सकते हैं, हमारी अजम्पशन है भाई। हमारी मेन कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि x और y के बीच में 90 डिग्री का एक गैप होना चाहिए, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, वो है हमारा मेंटेन है। तो हमारी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बोल दिया कि x डायरेक्शन में जो इंक्लाइंड स्पेस के x डायरेक्शन है, उसमें मेरे पास में जी साइन थीटा आएगा, और जो मैंने y माना हुआ है, यानी कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट माना हुआ है, उसमें भी आप कैलकुलेशन कर लो। दोनों चीजें तो मुझे मेंटेन करनी है। तो चलो, तो मैं यहाँ पर आपको जो निकालना है मेरे को, नॉर्मल फोर्स, एक मिनट यहाँ पर मैं बना देता हूँ दोबारा से। ये मुझे पता लग गया कि ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये यहाँ पर फोर्स लग रही, ये 1 kg का था, ये 2 kg का था। अब इनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स भी आएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन था मेरे पास में, वो ये था कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 and 1 मुझे निकालनी है, यानी दो एक पर कितना लगा रहा होगा और एक दो पर कितना लगा रहा होगा। तो ये हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट स्पेस के बीच में आती है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में आती है, और ये हमेशा उनके ऊपर में परपेंडिकुलर लगती है। तो आपको ये भी समझ में आई इस कहानी से कि ये एक नॉर्मल हो गया ना, ये दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, और परपेंडिकुलर इनका ये हो गया, या तो ये इस पे और या फिर ये इस डायरेक्शन में इनके ऊपर में फोर्स लगा रही होगी, और ये थीटा एंगल है। तो मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, तो मुझे इजिली निकल जाएंगी। तो मैं 2 kg का ब्लॉक डायग्राम जो एफबीडी है वो बना लेता हूँ। 2 kg का एक्सेलेरेशन मुझे पता लग गया पूरे कंबाइंड सिस्टम का। कंबाइंड सिस्टम का कितना आया, जी साइन थीटा हमारे पास में आया। वैल्यूज को रखेंगे, आपका कैलकुलेशन आ जाएंगे। मैं एक जर्नलाइज इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ये थीटा की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ मैं, 37 दे दूँ, 45 दे दूँ, 30 दे दूँ, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मेन था कि मुझे ये एक्सेलेरेशन आपको समझाना था कि अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन हमेशा कितना आएगा, जी साइन थीटा यहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है भाई, ये मैंने बात करी 2 kg के ब्लॉक को लेकर। तो 2 kg का ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, देखो इस 2 kg के ब्लॉक को। तो ये इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन इस पे लगा हुआ है, कितना, एम जी साइन थीटा। जो यहाँ पर आपकी फोर्स लग रही होगी, एक्सेलेरेशन जो है जी साइन थीटा लगा है, तो इसके ऊपर में फोर्स कितनी लगेगी, एम जी साइन थीटा। ये हो गया। और क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की साइड में आ रहा है, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इसको अपोज करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स डेवलप कर रहा है। ये नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी इस डायरेक्शन में लगेगी, जो इसको बैलेंस करके रखेगी, ताकि एक दूसरे के टच में हमेशा ही बने रहे। ठीक है भाई, दूसरा और फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण में, यानी कि अर्थ इसको अपनी तरफ में खींच रही होगी, कितने से, 2g से खींच रही होगी। तो ये कहानी तो हमने पढ़ ली ना, जो इसके नीचे की साइड में लग रही है। मेरा मेन कंसर्न है एन फोर्स का, यानी कि इसके एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रही है, मैं इस एन को निकाल लूं, तो एन है कहां पर, जो हमने स्पेस माना था, यानी कि इसको x मान लिया था इस लाइन को, और यहां पर y माना था, तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में। तो मेन मोटिव मुझे नॉर्मल फोर्स लगाना है, तो मैं इनके ऊपर में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि मुझे पता होना चाहिए कि mg फोर्स नीचे लगेगा, और वहां से कैलकुलेशन करके mg साइन थीटा यहां पर आएगा, और नॉर्मल फोर्स इसको पीछे की साइड में खींचने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी जो थ्योरी है वो यहीं तक कंसर्न रखता हूं, यहां तक ही। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल फोर्स मुझे निकालना आ गया। तो नॉर्मल फोर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, mg साइन थीटा। एक मिनट, एक थोड़ा सा इसमें जो लग रहा है फोर्स, ऑब्जेक्ट मूव कहां पर कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है। ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने एक्सेलेरेशन के साथ में, जी साइन थीटा के एक्सेलेरेशन के साथ में, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो
नेट फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स मेरे पास में कितना आ गया, mg sin थीटा माइनस में कौन सा फोर्स, जो इसको पीछे के साइड में खींच रहा होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल आ गया। और किसने मास को मूव करवाना है, 2 को, और कितने एक्सेलेरेशन के साथ में मूव करेगा, ये g sin थीटा, इस एक्सेलेरेशन के साथ में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहां से आपको समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट का मास भी मेरे पास में 2 kg है, 2g sin थीटा आ गया, तो 2g sin थीटा से 2g sin थीटा, और नॉर्मल मेरे पास में 0 आ गया। अरे भाई ये क्या हो गया, नॉर्मल 0 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो मैं यहां पर कंक्लूड करना चाह रहा हूं, कि यहां पर नॉर्मल फोर्स तो मेरे पास में 0 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया? मान लो आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और यहां से आपको अपना स्कूल बैग लेके जंप करना है, ठीक है, जो बंक मारते थे स्कूल से, कॉलेज से, तो यहां से आपको जंप करना है और अपने बैग के साथ में जंप करना है। आप जैसे ही यहां से रिलीज करोगे अपने आप को, तो जैसे नीचे जा रहे हो आप, तो क्या आपको बैग का मास अपने ऊपर में फील होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिकली करके देखोगे, करना मत, कैलकुलेशन ये रहेगी, ठीक है ना। आप जब यहां से जंप करोगे, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा कौन रहा है, बेसिकली नॉर्मल फोर्स लग रहा है इन दो सरफेसेस के बीच में, यानी कि ये ब्लॉक 2 और 1 के बीच में, लेकिन ये इनके बीच में 0 आ गई है। यानी कि आप किसी चीज को अंडर ग्रेविटी फॉल करवाने के लिए छोड़ देते हो, यानी कि उसको रिलीज कर देते हो, तो एक बॉडी के ऊपर में दूसरी बॉडी का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करते हैं, हालांकि चलेंगे दोनों जुड़कर, लेकिन जितना फोर्स ये हमारे पास में आ रहा है, यानी कि नॉर्मल जो बनेगा वो उन दोनों के बीच में, कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में 0 लगेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल हो रहे हैं। और ऐसा कोई भी केस आता है जब भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेंगे, तो वहां पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आप जब जंप करोगे, कहीं से भी आप जंप कर रहे हो अपने बैग वैग को अपने ऊपर में रखे या किसी चीज के ऊपर में रखे, तो इन दोनों को एक दूसरे का वेट फील नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि दो ब्लॉक बेशक एक दूसरे से टच होकर चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर में नॉर्मल फोर्स 0 लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण में क्या कर रहे हैं, नीचे फॉल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर में दिया था कि दोनों को मैंने क्या किया, सिर्फ रिलीज किया, सिर्फ छोड़ दिया। अगर मैं थोड़ा सा केस इसके अंदर में चेंज करता और यहां पर मैं इसको फोर्स लगाकर खींच रहा होता, जो कि हम स्ट्रिंग वगैरह के केस के अंदर में कर सकते हैं, हालांकि उसके अंदर में भी हम इसको खींचेंगे तो ये एक्सेलेरेशन जो फोर्स मैंने अलग से लगाया, तब इसके बीच में कोई नॉर्मल फोर्स डेवलप हो सकता है। वरना यहाँ पर हमारे पास में जो नॉर्मल फोर्स है, अगर उसको सिंपली आपने रिलीज किया है, तो कोई भी फोर्स उसके अंदर में डेवलप नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो 0 ही आएगा। अब यही केस आप अपने इसी क्वेश्चन को मैं स्ट्रिंग बेस्ड बना के दे दूं, तो आप उसके अंदर में एक बार ट्राई करके देख लेना, और वहां पर भी कोशिश करना आप नॉर्मल या टेंशन वगैरह निकालने की, तो टेंशन वहां पर भी आपके पास में क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये मैंने दे दिया 1 kg का ब्लॉक है, और दूसरा जो ब्लॉक यहाँ पर रखा है मैंने 2 kg का ब्लॉक रखा है, आपको ये टेंशन बतानी है, और सिर्फ इस सिस्टम को मैंने क्या किया है, रिलीज किया है। पहले क्या करेंगे आप, पूरे सिस्टम, ये थीटा एंगल है, पूरे सिस्टम को एक मानकर चलेंगे, वहां से आप क्या निकालेंगे, उसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन निकालने के बाद में आप इंडिविजुअल कोई भी एक ब्लॉक पकड़ो, 2 kg का निकलो, लगा लो, उसकी एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाओगे तो ये 2g नीचे आ गया, यानी कि इसका 2g साइन थीटा इस साइड में आ गया कंपोनेंट, और टेंशन जो आ रही होगी इसके ऊपर में, वो आप इसकी निकाल लेंगे। टेंशन निकाल के आपको इसका जो कंपोनेंट है, यानी कि किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है, वो निकालना है, और फिर आप उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, तो भी हमारे पास में जो टेंशन निकल के आएगी उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो चाहे आप एक सिस्टम के अंदर में फेंको उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो कंस्ट्रेंट आपने बनाया है उसको फॉलो करवाना आपने रिलीज किया, चाहे आप उनको जोड़ के फेंको, चाहे स्ट्रिंग के थ्रू फेंको, तो ये स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन लगेगा वो यहाँ पर आपका 0 निकल कर आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना इसको। चलो ठीक है, अब कुछ हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे का बेस तैयार करेंगे। कौन से क्लास का, आपके जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं उस टाइम का, मैग्नेटोस्टैट पढ़ेंगे तो वहां का भी ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस वहां पर डेवलप करेंगे, क्योंकि हर जगह पे क्या लगनी है, फोर्स लगेगी, चाहे वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, चाहे मेरे पास में मैग्नेटिक फोर्स रहे, हर जगह पे आपको इस कंस्टेंट को फॉलो करवाना पड़ेगा। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ में हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, और बहुत बार इन क्वेश्चंस को देखा भी गया है आपके एग्जाम्स के अंदर में। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ये समझो होती क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये इसी पॉइंट पर रुकी रही,
ये ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर रुकी रहे। अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना है तो जितना फोर्स यहां पर रख, क्या कंडीशन हो सकती है पहले तो ये बताओ मेरे को, क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि मैं कोई फोर्स लगाऊं ना इसके ऊपर में, यानी कि ऑब्जेक्ट यहीं पर गिरे रहने दो, यहीं पर पड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट और यहीं की यहीं रुकी रहेगी। अगर मान लो मैं दूसरा केस करूं कि मैं इसको फोर्स भी लगा रहा हूं, इसको फोर्स लगाया मान लो मैंने इधर 2 न्यूटन का, तो ये यहीं पर रुकी रहे तो क्या कंडीशन हो सकती है, मैं इसके अपोजिट में 2 न्यूटन से खींच लूं, यही होगा ना। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो 2 न्यूटन से यहां पर है, तो दूसरा एक्सिस भी तो है भाई इसका, वाई एक्सिस, तो यहां पर भी फोर्स जो है वो भी मान लो मेरे पास में जो फोर्स लग रही है, मान लो एक्स फोर्स लग रही है, तो नीचे भी उसके ऊपर में एक्स फोर्स ही लगनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी एक्सिस की बात करो, दो ही एक्सिस को हमें पढ़ना पड़ता है। बार बार ये कहानी मैं समझाता हूं कि हमेशा फिजिक्स को समझना है तो दो ही कोऑर्डिनेट पे काम करना सीख लो, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अगर आपका एक्स में बैलेंस हो गया है तो आपको वाई के अंदर में भी बैलेंस करवाना है। अब किसी के दिमाग में आया जी कोई एंगल पे हमने लगा दी, तो भाई कोई राम कहानी थोड़ी ना इसके अंदर में, कोई नई कहानी थोड़ी ना आ गई इसके अंदर में। आपको रिजोल्व करना आता है कि नहीं आता इसको, इसको रिजोल्व कर लो वेक्टर को, तब भी तो आपके पास में दो कंपोनेंट आए, आपका एक्स कंपोनेंट आ गया, आपका वाई कंपोनेंट आ गया, बस कहानी खत्म वहीं पर। तो रिजोल्व करना आना चाहिए आपको वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के बीच में, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। यार इससे बाहर पूरी फिजिक्स है नहीं। पूरी की पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि पूरा फिजिक्स इन तीन चीजों पे डटा हुआ है कि एक्स में क्या मोमेंट है, वाई में क्या मोमेंट है। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, एक एंगल पर कोई वेक्टर दे दिया, कोई फोर्स दे दिया, कोई टेंशन दे दिया है, कोई आपके ऊपर में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में जाएंगे, वहां पर भी ये सारी कहानी है, दोबारा से रिपीट करेंगे, तो उसको रिजोल्व कर लो ना। रिजोल्व कर लिया तो फिर मुझे एक्स वाई में मिल गया, बस मेरे लिए कहानी आसान हो गई है। ठीक है, तो यहां पर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके दोनों साइड के कंपोनेंट्स को मुझे क्या कर देना है, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों के कंपोनेंट्स को मुझे बैलेंस कर देना है। तब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगी, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में आ जाएगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है तो मेरे लिए वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे मैं, अगर क्वेश्चन के अंदर में मुझे टेंशन पूछी गई होगी वो निकाल लूंगा मैं, क्योंकि सिस्टम तो एक्सेलेट कर नहीं रहा है, तो एक्सेलेशन तो वहां पर ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, मेरे पास में जीरो रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में ज्यादातर आप लोगों से टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैं कहूं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप करे जाते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। चलो क्वेश्चन शुरुआत करता हूं मैं, और बेहतर तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लो मेरे पास में एक सरफेस है, जो आप आगे जाके सिंपल पेंडुलम वगैरह भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी देखना इसी कंसेप्ट का यूज करवाऊंगा मैं आप लोगों से, समझ लेना। बस इसको कहानी समझ में आ गई होगी अभी आप लोगों को। मान लो एक मैंने स्ट्रिंग यहां से कनेक्ट करी है, ये स्ट्रिंग कनेक्ट है, और यहां से मैंने लाके एक पोल को कनेक्ट कर लिया, जिसका मास लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं, कितना माने 1 kg मान लेते हैं इसका। तो ये जो ब्लॉक है मान लो ये मास मान लेता हूं मैं इस ऑब्जेक्ट का 1 kg है, ठीक है भाई। दूसरा मैंने स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, ये स्ट्रिंग यहां से लेके आया और यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये यहां पर इसको पीछे डॉट दिखाने का मतलब समझते हैं ना, कि ये रिजिड सरफेस है, यानी कि इसको मैं खींच के ला नहीं सकता, ये बिल्कुल दीवार है मान लो एक तरह से, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये यहां पर बिल्कुल फिक्स पोजीशन है इसकी, ठीक है भाई। ये हमने इसका पोजीशन निकाल लिया कि रिजिड सरफेस के साथ में दूसरा मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों कलर अलग अलग डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास में अलग वायर है, स्ट्रिंग है, ये मेरे पास में दूसरी अलग स्ट्रिंग है, ठीक है भाई। दो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिए। अब मैं ये आपसे कहा कि ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल, दिस एंगल, अब कहानी तो आपको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी कि यार ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना मेरे पास में वर्टिकल है, ये थोड़ा इंक्लिनेशन पे है, तो मुझे कोई ना कोई एंगल देना चाहिए। तो ये जो इंक्लिनेशन मैंने दिया है, ये जो एंगल दिया है मैंने 37 डिग्री का आपको दे दिया, ठीक है। 3753 का ही खेल रहता है मैक्सिमम फिजिक्स के अंदर में, तो 37 का दे दिया तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया चीजें निकालना। अब मैंने कहा कि ये जो सिस्टम है ना, ये वर्ड आपको मिलेगा अपने क्वेश्चन के अंदर में, कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये तो मैंने एक जर्नल एग्जांपल लिया है, कैसे भी घुमा के दे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पकड़नी है, कि अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मुझे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं जहां पर भी मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए, मैं इजिली निकाल लूंगा। अब मुझे जो कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है कि इसकी टेंशन कितनी है, T1 T2 T3 जो भी है आपके, मुझे नहीं पता कितनी टेंशन है, लेकिन हम धीरे धीरे उनको सीखेंगे कि कितनी टेंशन यहाँ पर डेवलप हुई है। तो बेसिकली दो वायर हैं, तो आप समझ भी गए होंगे कि दो ही मेरे पास में टेंशन आई होगी। तो उसने क्वेश्चन ने कहा है कि सिस्टम में एक्सेलेरेशन तो रहेगा नहीं, खाली क्या रहेगी, टेंशन रहेगी, तो टेंशन निकाल के दिखाओ मेरे को कितनी टेंशन इसमें रहेगी, कितना ये खिंचा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये मास मेरे पास में 1 kg, कोई इशू नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये
पहले उसके ऊपर में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगानी शुरू कर दो। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, नीचे वाला ना 1 kg को हटा देते हैं। तो 1 kg यहाँ से समझ में आ गया होगा ना, ब्लॉक का मास जो है 1 kg है। तो मैंने इसके ऊपर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू किया। उससे पहले मैं इसको वेक्टर्स को रिजोल्व कर लूँ। तो ये फोर्स जो लगी इस वायर के अंदर में या स्ट्रिंग के अंदर में, एक टेंशन डेवलप हुई और उस टेंशन को मैंने नाम दे दिया T1। तो सेम स्ट्रिंग है तो यहां पर भी टेंशन इसके अंदर में डेवलप हुई T1। दूसरा यहां पर इसके अंदर में आप देखो कि ये जो दूसरी स्ट्रिंग है इसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हुई T2, यहां पर हो गई है। और ये फिक्स है इस पॉइंट पर, तो यहां पर भी T2 डेवलप होगी, क्योंकि जो फिक्स पॉइंट होता है वहीं से मुझे टेंशन को देखना है, ताकि ये खींचे ना तो ये क्या करेगा, उसको लेंथ के अलोंग ही रहेगा और उसको रिड्यूस करवाने की कोशिश करेगा। तो हमने रिड्यूस करवा दिया भाई, T2 इसके ऊपर में लग गई है इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, अब क्या करें, अब ये करो आप कि ये जो एंगल पर दिख रहा है ना आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, ये जो यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है ना, 53 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 53 और 37 90, तो पूरी ट्रायंगल का मेरे पास में कितना हो जाएगा ये, आपके पास में वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सभी का सम आ गया। तो मैं क्या करूँ, इस वेक्टर को जो T2 T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लूँ। एक हिस्सा मेरे पास में ये गया इस डायरेक्शन में, और दूसरा हिस्सा कहाँ पर आएगा, ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको मैं ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जो उसको वर्टिकल लेके जाएगा और ये उसको हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा। ठीक है भाई, T2 की बात करूं मैं, तो T2 तो खुद ही अपने आप में हॉरिजॉन्टल में है, तो क्या मुझे इसको रिजोल्व करने की जरूरत है, नहीं है भाई। बस सिर्फ इतना समझो कि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर में T2 लग रहा है, क्योंकि मैं अभी FBD जो बनाऊंगा वो इस ब्लॉक की लगाऊंगा मैं। तो चलो इस 1 kg की एफबीडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एफबीडी बनाना शुरू किया 1 kg की, क्योंकि कहानी इक्विलिब्रियम में किसको रखना है, इस ऑब्जेक्ट को रखना है ना। और ऑब्जेक्ट को रखना है तो इस पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सारे इक्वल हो जाएं, ये वाला इसके इक्वल हो जाए, ये वाला इसके इक्वल हो जाए, तो तभी तो ये इस पोजीशन पर मेंटेन होगा ना। तो मुझे एफबीडी किसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, इस 1 kg पे काम करना पड़ेगा, सीधी बात है। जो भी ऑब्जेक्ट को आपने इक्विलिब्रियम में माना है उसको तो कंसिडर करोगे भाई। ये कहानी जो पीछे समझाई है उसी ऑब्जेक्ट को लेकर तो समझाई है, कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में एक्स और वाई में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर लो। तो यहां पर जिसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, मैंने कहा इक्विलिब्रियम में कौन है, 1 kg वाला ब्लॉक है, तो भाई उसी को पकड़ लो जाकर। उसी को मैंने पकड़ा, तो यहां पर समझ में आई कि इधर लग रही है इसके ऊपर में टेंशन T2। ठीक है जी, ऊपर इसके ऊपर में कंपोनेंट लग रहा है कितना, T1 साइन, भाई ये 53 अगर मैं कंसीडर करूं तो T1 कितना आएगा, साइन 53 आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल के साथ में नहीं है, एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहां पर रखेंगे। तो ये आ गया यहां पर कितना, T1, क्योंकि ये बीच में जो फोर्स लग रही थी T1 cos 53 आ गया, ये बीचों बीच जो यहाँ से जा रही थी। तो ये वैल्यू तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको जो T था उसको मैंने दो हिस्सों में रिजोल्व कर दिया, क्योंकि हिस्सों में इसलिए मैंने रिजोल्व किया क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी है, एक्स और वाई के अंदर में तोड़ के रखना, और पूरी फिजिक्स इन्हीं तीन चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है। ठीक है भाई, अब तीसरी फोर्स और कौन सी हो सकती है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी दिया था हमने, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल दी। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखो, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसको नीचे की साइड में, यानी कि अर्थ अपनी तरफ में खींच रही होगी, कहां पर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये फोर्स नीचे लगेगी इसके ऊपर में, कॉमन सेंस है ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहां पर रखा हुआ है, तो ये लगी इसके ऊपर में mg। क्या अब आप चीजें नहीं निकाल सकते, जो अपने रिलेटिव मोशन इन सब चीजों के अंदर में चीजें सीखी थी वही तो काम कर रहा हूं मैं। बैलेंस कर दो यार, तो यहां से आपके पास में आए कि ये दोनों बैलेंस होने हैं, तो T2 इक्वल टू T1 cos 53, ये आ गया। पहली रिलेशन मेरे पास में बन गई। दूसरी रिलेशन क्या बन सकती है कि इनको वर्टिकली भी मेरे पास में बैलेंस रखना है, तो T1 साइन, ये क्या कर दिया मैंने, T1 दो बार लिख दिया, ये भाई क्या हो रहा है ये, T1 साइन 53। ठीक है जी, तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो T1 53 साइन 53 विल बी इक्वल टू mg। ये आपके पास में वैल्यूज आ गई हैं, तो आप इनकी वैल्यू रखो, तो यहाँ से T1 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू रखो आप लोग, जो भी हमारे पास में बनी हुई है वो वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास में T1 की वैल्यू क्या आ गई, मास मेरे पास में 1 है, जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 आपके पास में, और साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है भाई, साइन 53 की वैल्यू होती है हमारे पास में 4/5, तो यहाँ से आपने रखा 4/5 नीचे आ गया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया भाई, 50 डिवाइड बाई 4, जो भी आपका आंसर है वो T1 आ गया। T1 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, cos 53 की वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पर रखेंगे, कितनी आएगी ये मेरे पास में 3/5 आ जाएगी, 3/5 वैल्यू हो गई है। और T1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आई 50/4, तो ये वैल्यू आप लोग निकालेंगे, T2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको समझना था वो समझना था इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेकर। तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया, तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आगे जब हम पढ़ेंगे
हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में पढ़ेंगे, चार्ज को हम इस डायरेक्शन में ले गए, इतने एंगल पे हमने रख दिया, तो कैसे उसके ऊपर में उस पॉइंट को हमें देखना होगा कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर में रखना है तो उस पर जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगी उनको बैलेंस करना होगा। जब आप सिंपल पेंडुलम के अंदर में जाएंगे वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तो भी इसी चीज को हम रखेंगे। तो ये बेसिकली जो आपको आज की क्लास के अंदर में समझाया जा रहा है ना, ये आपका सारा सिस्टम वही है जो आपने पीछे पढ़ा है, बस उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका हमने थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज किया। चलो जी, अब जो मैं आप लोगों के सामने एक कहानी यहाँ पर रखना चाहूंगा, वो मैं रखना चाहूंगा न्यूटन थर्ड लॉ को लेकर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में और भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको कहानी समझ में आ गई है कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है, तो बस इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है भाई? क्या आपने इसकी मिसकंसेप्शन बना रखी है आप लोग अपने दिमाग के अंदर में, वो भी समझते हैं। तो न्यूटन लॉ जो थर्ड हमारे पास में आता है, बेसिकली अगर आप लोगों के दिमाग में जो इस लॉ की एक छोटी सी डेफिनेशन बनी हुई है उसको मैं समझाना चाहूँ, तो आप सभी ने इसको सीखा है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी ने पढ़ा है, ये कोई नई चीज इसके अंदर में नहीं पढ़ाई मैंने, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इस पूरे लॉ को समझना ना एक बहुत बड़ा खेल है। अगर मैं बहुत इसकी डेप्थ में जाकर देखूं ना, तो ये जो डेफिनेशन है इसकी इनकम्प्लीट है। इस डेफिनेशन को आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में पढ़ के सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको मैं खाली ये डेफिनेशन दे दूं, तो जो मैंने आपको कहा था कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में mg नीचे लगा रही है, जब हमने इस लेक्चर की शुरुआत करी थी, तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो क्या ये दोनों एक एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? भाई ये एक एक्शन हुआ इसके पास में और एक रिएक्शन हो गया, तो क्या यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? सभी का आंसर आता है यहां पर, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही आता है कि यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है और न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। रीजन क्यों है, क्या रीजन रहा है इसका पीछे, समझते हैं। कुछ पॉइंट समझो आप लोग कि ये जो लॉ है ना न्यूटन थर्ड लॉ, ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, एक्शन रिएक्शन एवरी एक्शन हैज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखो कि ये हमेशा और हमेशा किसके बीच में होगा? टू डिफरेंट बॉडीज के बीच में होगा। टू डिफरेंट बॉडीज के बीच में ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनने चाहिए। समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो जरूरत पड़ेगी हमें। दूसरा जो मेरे पास में पॉइंट आ रहा है कि नेचर ऑफ द फोर्स मस्ट बी सेम। फोर्स मस्ट बी सेम, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास में दो चार्जेस है, लेट अस सपोज मैं कोई दो चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, एक मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास में माइनस क्यू चार्ज है। कॉमन सेंस है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। अगर किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं जी मैं इसका इलेक्ट्रिक फोर्स ले लेता हूं और इस वाले से लगने वाली को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेता हूं, भाई मास है तो उनके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी। एक से आपने इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स को ले लिया और दूसरे वाले से कहा जी ये तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण में अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक से कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स के कारण में हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए गलत होगा। हमेशा अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो पहली चीज तो ये कि दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में लगनी चाहिए। तो दो डिफरेंट बॉडीज तो मुझे मिल गई, एक Q1 और एक Q2 चार्ज मिल गया। ज्यादातर डाउट आप लोग को इसी के अंदर में आता है ना, इसी को भी समझेंगे। पहले ये समझो जो आपको सेपरेट चीजें दिख रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में दो अलग अलग बॉडीज मेरे को दिखी, ठीक है जी, बॉडीज मेरे को मिल गई है। क्या आपने जो कंसिडर किया है कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ में खींचेगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगी है वो इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स आपने कंसीडर करी। तो ये फोर्स जो है वो सेम टाइप का आपको लेके चलना है। ये नहीं कि एक से आपने इलेक्ट्रोस्टैट के कारण में बोल दिया और दूसरे कारण में ग्रेविटेशन के कारण में बोल दिया, वो हमारे लिए फिर ये लॉ जो फॉलो नहीं होगा। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर में आता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मस्ट बी सेम। दोनों का हमारे पास में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अगर हमें न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करवाना है। जैसे इसने कहा कि भाई ये मेरे पास में कितनी फोर्स से खींचेगा, यहां पर ये खींचेगा क्यू ई फोर्स से। उसी तरह से ये वाला चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ में कितने से खींचेगा? ये भी क्यू ई से खींचेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, क्यू ई।
5 न्यूटन से अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो 5 न्यूटन से ये भी अपनी तरफ में खींचेगा। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट हमें समझ में आया। और फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है कि डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, या डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। मस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करवाना है, तो मस्ट बी अपोजिट, ये आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस क्यू अपनी तरफ में खींच रहा है, तो यहां पर आपका क्या आया ये अगर चार चीजें आपकी फॉलो हो रही हैं तब आप कह सकते हैं कि न्यूटन का क्या हो रहा है, थर्ड लॉ वहां पर फॉलो हो रहा है। चलो एक एग्जांपल के साथ में सीखते हैं। पहली मैं फोर्स की जो बात करता हूं, जो जर्नली आप लोग इजीली देख भी पाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं। अभी जो हमने पढ़ी कहानी, ये एक चार्ज मेरे पास में प्लस क्यू है और एक मेरे पास में माइनस क्यू है, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है भाई, पहली कंडीशन क्या बोलती है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगना चाहिए। तो ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गए, एक ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ द फोर्स मस्ट बी सेम। क्या इन दोनों के फोर्स के बीच में हमने कौन सी फोर्स को कंसीडर किया है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर किया, दैट इज इक्वल टू क्यू ई हमने यूज किया। तो क्यू ई दोनों के बीच में लग रहा है, तो दूसरी भी मेरे पास में हो गई है कि इससे भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करी और इससे भी मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण में एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर के बाद में ये करता, ग्रेविटेशन को ले लेता, तो ये भी ग्रेविटेशन के कारण में आ रहा है और ये भी ग्रेविटेशन के कारण में आ रहा है, तब भी मेरे पास में सेम नेचर आता। लेकिन आप ये कहो कि भाई जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक में आपने एफ इजिकल टू वो फॉर्मूला लगा दिया G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाला जो हम ग्रेविटेशन के अंदर में लगाते हैं, और एक से आपने लगा दिया एफ इजिकल टू क्यू ई लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं करवा सकते। तो नेचर ऑफ द फोर्स हमारे पास में दोनों को सेम कंसिडर करना पड़ेगा अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, जो भी उनके बीच में कंडीशन आ रही है। ठीक है भाई, तीसरा क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मस्ट बी सेम। तो जितना फोर्स यहां पर लगेगा ये मेरे पास में क्यू ई होगा और ये भी क्यू ई लगाएगा, यानी कि ये भी मेरे पास में सेम है, तो यहां पर आपका हो गया। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, यहां दिख भी रहा है, तो ये क्यू जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो चारों कंडीशन यहां पर मेरे पास में सेटिस्फाई होगी है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बने हैं। पहली चीज, पहला काम तो ये होना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनना जरूरी है, एक्शन पेयर और रिएक्शन पेयर, यानी कि एक ने एक्शन किया दूसरे ने उसका रिएक्शन दिया, तो दोनों के पेयर बन गए। और एक्शन रिएक्शन पेयर बनने से ही कहानी खत्म नहीं होती है, उसके बाद में ये चार कंडीशन मेरे पास में फॉलो होनी चाहिए। भाई एक्शन रिएक्शन तो आप इसको ये भी बोल सकते थे ना कि ये ग्रेविटेशन के कारण में और ये इलेक्ट्रोस्टैट के कारण में तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्शन रिएक्शन तो हो रहा है वहां पर। लेकिन आपने कहा कि नेचर जो है ना फोर्स का वो अलग अलग हो गया, तो हमारा सेकंड लॉ वहां पर गड़बड़ कर जाता है, तो हम इसको नहीं बोल सकते थे। तो मुझे फोर्स को सेम कंसिडर करना पड़ रहा था, इसलिए यहां पर क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, क्योंकि ये चार कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर क्या हो गया है, फॉलो हो गया। चलो जी, अब दूसरी फोर्स पर आ जाते हैं, ग्रेविटेशन को ले लेते हैं कहानी। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात कर ली, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। तो मान लो मेरे पास में ये सन है और यहाँ पर अर्थ है, इनके बीच में फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स लगती है हमेशा फोर्स, ये हमने सेंटर्स को ज्वाइन किया और ये फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो ये अपनी तरफ में खींच रही है अट्रैक्शन और ये अपनी तरफ में खींच रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों की क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अट्रैक्टिव नेचर होता है ना, रिपेलिंग नेचर नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रही होंगी। क्या दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर बना, बिल्कुल, जितनी फोर्स इसने लगाई उतनी फोर्स इसने लगाई है, तो भाई पहली कंडीशन तो मेरे पास में हो गया कि एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पर क्या हो गया, बन गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है भाई, अब मुझे अपनी वो चार कंडीशन देखनी है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करवानी है। पहली कंडीशन, क्या दोनों फोर्सेस के बीच में मेरे पास में क्या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, बिल्कुल जी, एक सन है और एक मेरे पास में अर्थ है, दोनों के बीच में लग रही है, तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन की बात करूं कि क्या मेरे पास में नेचर आपने जो कंसिडर किया है, जो फोर्सेस का आपने कंसिडर किया है, क्या आपने सेम फोर्सेस का नेचर लिया है, कि ग्रेविटेशन का लिया है, बिल्कुल मैंने ग्रेविटेशन का लिया, तो ग्रेविटेशन हो गया। तीसरी मुझे कंडीशन ये देखनी है कि क्या दोनों जो मेरे पास में फोर्स लगी है वो उनके बीच में वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रखती है, बिल्कुल जी, मैग्नीट्यूड सेम है तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करके रखी है, बिल्कुल वहां पर मैग्नीट्यूड सेम आया। चौथा जो फोर्स लगा वो ये कहता है कि क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, भाई ये इसको इस साइड में खींच रही है, तो आप अगर इनका ये देखो तो कुछ इस तरह का आएगा, ये फोर्स को अगर अर्थ के कारण में जाएगी तो एफ ए इधर और एफ ए ये मेरे पास में इस साइड में आ गई, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर में लग रही है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है, तो ये मेरे एक्शन रिएक्शन पेयर भी बना रही है और साथ में ये चार कंडीशन को भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो
फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब जो कहानी समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेयर वाली कंडीशन बनती है मेरे पास में, यानी कि ये मैंने अर्थ का सरफेस ले लिया और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये ऑब्जेक्ट को रख दो भाई, जिसका मास हमने दे दिया m। ठीक है भाई, m मास यहां पर मैंने दे दिया। अब कॉमन सेंस नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा दो, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स मैंने लगाई जी, ये मेरे पास में नीचे लग रहा है mg। mg लगा, किसके ऊपर लगा पहले देख लेना, ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा ना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, ये सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये सरफेस इसके ऊपर में क्या करेगा, एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगा। और कांटेक्ट फोर्स यहां पर कौन सी होगी, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी, तो हम उसको नॉर्मल फोर्स देंगे। तो ये जो फोर्स लगेगी ये कहां जाएगी, ये नॉर्मल हमने इस डायरेक्शन में लगाई है। पॉइंट समझना, बहुत क्रूशियल पॉइंट बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। अब देखो, आपको यहां पर तो समझ में आया कि भाई यहां पर एक फोर्स एन ऊपर लग रही है जो कि बैलेंस कर रही है mg को, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो मेरे पास में बन गया। यानी कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एन ऊपर मेरे पास में डेवलप हो गया। तो ये कंडीशन मेरे पास में आई कि एन इजिकल टू एम जी हो गया, यानी कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर मेरे पास में आ गया। और एक्शन रिएक्शन पेयर आ गया, जो अभी तक आप लोगों के दिमाग के अंदर में था कि एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, अरे भाई वो तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवा देगा। जी नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब ये है कि ये फोर्सेस जो लग रही हैं वो बैलेंस हो गई हैं। लेकिन बैलेंस होना और न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि इसके लिए एक्शन रिएक्शन पेयर बनना तो जरूरी है थर्ड लॉ को फॉलो करवाने के लिए, लेकिन उन चार कंडीशन का भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ये तो भाई एन जो जनरेट हुआ है ना, ये तो इसको बैलेंस करने के लिए हुआ है जनरेट, ताकि यहां पर रुका रहे। भाई अगर 10 न्यूटन नीचे फोर्स लग रही है तो 10 न्यूटन ऊपर डेवलप हुई है, जिसके कारण में बॉडी यहीं पर रुकी रही है। अब समझो हमारी कंडीशंस को लेकर आते हैं हमारी। चलो एक्शन रिएक्शन पेयर तो आपने बना दिया, क्योंकि आपने जो नॉर्मल फोर्स और उसके ऊपर में जो वेट वाला फोर्स लग रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों को बैलेंस करवा दिया है। तो मेरे लिए वो कहानी तो वहां पर खत्म हो गई है। लेकिन अब आप समझो, अपने लॉज के चार पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। कि वो पहला पॉइंट ये बोलता है कि टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर में वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनने चाहिए, टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर में वो फोर्सेज लगनी चाहिए। अब देखो यहां पर ये mg जो लगा है वो किसके ऊपर में लगा है, इस पर्टिकुलर ए ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा है। और ये जो नॉर्मल फोर्स लगा है ये किसके ऊपर में लगा है भाई, बताओ जल्दी बताओ। ये भी इसी ए ब्लॉक पे लगा है। तो दो ऑब्जेक्ट आई कहां पर भाई, ये mg भी आपने इसी ब्लॉक पे लगवा दिया और नॉर्मल फोर्स भी इसी ब्लॉक पर लगी है, और उनको आप एक्शन रिएक्शन पेयर बोल दियो। और फिर आप कह रहे हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो जाए वहां पर। न्यूटन का थर्ड लॉ तो ये बोलता है ना कि भाई दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके ऊपर में फोर्स लग रही है। जैसे हमने इसके केस में देखा था, दो डिफरेंट डिफरेंट मेरे को ऑब्जेक्ट दिख रही थी। तो यहां पर जो फोर्स लगा है, mg लगा है, वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा है। ए की जो ए ऑब्जेक्ट मैंने मानी है उसी के ऊपर में लगा है। और जो ये नॉर्मल फोर्स लगा है ये भी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा है। किसकी वजह से, सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ में धकेल रहा है उसको, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है ना। तो ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा। तो ये दो फोर्सेस जो एन और mg आपने कंसीडर किए हैं, जो एक्शन रिएक्शन पेयर कंसीडर किए हैं, वो दो बॉडीज पर नहीं लगे हैं, वो सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगे हैं। तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं है, कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होगा या नहीं होगा। पहला ही पॉइंट मेरे पास में गड़बड़ हो गया, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। तो यहां पर एनएलएम जो आपका मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो फॉलो नहीं होता है। तो जो भी आपका मिसकंसेप्शन था इस टॉपिक को लेकर, वो आई थिंक यहां से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा मैं इसी चीज को लेके। क्योंकि ज्यादातर जब ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रखते हैं ना, कई बार आप लोग देखते हैं टेबल के ऊपर में एक बुक को रख दिया, पूछा जाता है हर बुक के अंदर में होता है कि ये मेरे पास में नॉर्मल लगा, यहाँ पर mg लगा, तो बताओ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है। मेरे को याद है जब हमारा फर्स्ट डेमो था इसको लेकर, जब हमारी ट्रेनिंग के लिए हम गए थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो मेरे से पूछा गया कि भाई एक टेबल ले लो और उसके ऊपर में बुक रख दो और बताओ कि ये जो यहाँ पर फोर्सेस लगेंगी वो मेरे पास में थर्ड लॉ को फॉलो करवाएगी या नहीं बनाएगी। तो वहां पर ये था कि ये ब्लॉक के ऊपर में एक फोर्स लगेगा mg, यहाँ पर लगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस था, इसके अपोजिट में एक नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि सरफेस जनरेट करेगा इसके अंदर में नॉर्मल, ताकि बैलेंस कर सके इसको। ये अर्थ तो इसको mg से खींच रही है ना, तो ये भी इसको बैलेंस करने के लिए एन फोर्स यहाँ पे जनरेट कर देगा ये कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये दोनों क्या हुई, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रही है। तो पहला ही पॉइंट मेरे पास में क्या आ रहा था, वो जो था दो ऑब्जेक्ट्स वाला,
वो फॉलो नहीं हो रहा था कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग पाए। तो ये जो पेयर है ना, ये कभी भी मेरे पास में थर्ड लॉ को फॉलो नहीं कर सकता। आपने बुक्स के अंदर में भी इसको बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया होगा कि क्यों नहीं करता है। आज आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन होता है जो बुक्स में ये लिख दिया जाता है कि टेबल पे रखी हुई किताब कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाएगी, मतलब जो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करती है। चलो कोई इशू नहीं, और मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, डेप्थ में समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास में जो सिनेरियो हो रहा है, मैंने एक ब्लॉक, ये अर्थ मान लेते हैं हम, कुछ स्पेरिकल टाइप में मेरे पास में बनी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ। ये ब्लॉक मैंने रख दिया। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं फिर थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलना चाहता हूँ, फोर्सेस को अलग अलग यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कि कब ये सिनेरियो चेंज हो सकता था, कब ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो सकता था इस केस के अंदर में। तो ये ब्लॉक जो है अर्थ अपनी तरफ में खींच रही है, कितनी फोर्स से, mg से, mg से खींच रही है। तो ये अर्थ क्या करेगी, अपोज में एक फोर्स जनरेट करेगी जो कि कितना होगा, mg होगा, ये mg हो गया। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को देखूं ना जो यहां पर बन रहे हैं, देखो ये अर्थ ब्लॉक पे लगा रही है और ये ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा है mg, और अर्थ इस पे कितनी लगा रही है, इसका अपोज करने के लिए, यानी कि उसको वहीं पर होल्ड करने के लिए mg फोर्स लगा रही है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस की बात करता है ना, तो अर्थ ने इस पे लगाया, ब्लॉक ने अर्थ पे लगाया और अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया, तो ये मेरे पास में एक्शन रिएक्शन पेयर था, पहली चीज। और ये चारों चीजों को फॉलो भी कर रहा था क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा था, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा था। तो ये जो फॉलो हुआ है ना, तो यहां पर आप थर्ड लॉ को बोल सकते थे किसके बीच में, अर्थ के बीच में, क्योंकि अर्थ ने फोर्स लगाया और इस ब्लॉक के बीच में। अच्छा जी, अब देखो दूसरा फोर्स जो हमने अभी रखा हुआ था ब्लॉक, उसी की दूसरी फोर्स की बात कर लेता हूं। अब देखो ये दो सरफेसेस यहां पर कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो ये जो ब्लॉक है नीचे की साइड में एक फोर्स लगाएगा, कितने, नॉर्मल फोर्स लगाएगा क्योंकि उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और अपोज में क्या करेगा, एक और नॉर्मल फोर्स, ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ में लगा देगा। तो ये जो दो फोर्सेज है ना, जो नॉर्मल के नाम से मैंने यहां पर दिखाई है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो बना रही है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। और क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, कौन कौन सी पे, ब्लॉक लगा रहा है अर्थ के ऊपर में और अर्थ लगा रही है किसके ऊपर में, ब्लॉक के ऊपर में। तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण में यहाँ पर फोर्सेज लगी हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर मेरे पास में बन रही है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने अभी पढ़ा है, उसमें तो हमने सेम फोर्स को बात करी थी कि mg जो अर्थ लगा रही है और नॉर्मल जो मेरे पास में सरफेस लगा रहा है किस पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में। ये जो मेरे पास में mg की बात करता, तो ये n जो आया है ये कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण में आया है, और mg जो हम यहां पर बात कर रहे हैं ये अर्थ के अट्रैक्शन के कारण में इसके पास में आया है। तो दोनों ही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहे हैं, तो दोनों एक ऑब्जेक्ट पे लगने के कारण में पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर वायलेट होता है, तो यहाँ पर फॉलो नहीं होता। अगर मैं खाली ये बोलता, इनको इक्वली अगर सेपरेटली इनको कंसिडर करके करता कि मैं खाली इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि अर्थ के बीच में और मेरे पास में ब्लॉक के बीच में जो फोर्सेज लग रही है उनको कंसीडर करता, तो ये mg है और अर्थ को भी अपोज करने के लिए mg लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहां पर जो हमने हमारा जो सिनेरियो यहां पर बना था, वो हम mg और नॉर्मल को कंसीडर कर रहे थे। तो नॉर्मली बेसिकली सरफेस के कारण में डाउन में लग रहा है, तो ये दो नॉर्मल मेरे पास में इक्वेट करेंगे और ये mg जो है अर्थ इसके ऊपर में अपोज में लगाएगी, तो ये mg और mg यहां पर बैलेंस होंगे, तो इनके बीच में न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि mg और n के बीच में जो मेरे पास में थर्ड लॉ फॉलो करवा दूं, वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए जी, आपने तो अभी n इक्वल टू mg बना दिया, भाई बिल्कुल बनाना पड़ेगा मुझे, तभी तो ब्लॉक वहां पर रुका रहेगा ना, वरना धरती में धंस जाएगा या फिर हवा में उड़ जाएगा। अगर नॉर्मल ज्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ में उड़ के चला जाएगा, लेकिन मुझे तो उसको कंस्टेंट फॉलो करवाना है, उसके सरफेस पे रख के रखना है उसको, तो उसको रखने के लिए मुझे इसको फॉलो करवाना पड़ेगा। तो ये जो n इक्वल टू mg होना मतलब ये नहीं है कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो जाए, उसके लिए चार कंडीशन आप लोग को समझ में आनी चाहिए, जो कि अभी तक आपको समझ में आ भी गई होंगी। चलो, तो ये पूरी कहानी जो आप लोगों के लिए थी, हमारे न्यूटन के तीन लॉ यहाँ पर खत्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लॉज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, क्योंकि आज जो करवाया उसको बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे इस लेक्चर के अंदर में, तब आपको वो थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आप लोग के ऊपर मैं लोड नहीं डालना चाहूँगा आज मैं, क्योंकि काफ़ी
इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर में लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस करी है, उनको समझने में थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों को, तो कोई इशू नहीं है। आप पुली ब्लॉक प्रॉब्लम जो आएंगी वो इन्हीं से रिलेट करते हुए हम चलेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ से भी देखेंगे, न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। और सेकंड लॉ के अंदर में भी क्या बताऊं मैं आपको, इसके अंदर में भी मुझे जरूरत होती है, मास तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, मुझे इसके एक्सेलेरेशन से मतलब होता है। एक्सेलेरेशन निकल गया तो भाई सब कुछ भी दे दो आप, सब निकाल देंगे हम लोग। और फोर्स, मुझे इसके ऊपर में नेट पे काम करना होता है। और ये दोनों चीजें कहाँ से जुड़ के चलती हैं, पूरी फिजिक्स वही बार बार वही कहानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और वेक्टर को रिजोल्व करना, बस तीन कहानियों से निपट जाएंगे हमारा सब कुछ, कि एक्स में क्या आया और वाई में क्या आया। क्योंकि फिजिक्स ना थोड़ी सी डम्ब हो जाती है जब कोई चीज इसको किस पे मिलती है, एक वेक्टर पे मिलती है, तो इसको थोड़ा सा बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल करना पड़ता है, और इसके लिए हमें इसको किस में तोड़ना पड़ता है, वेक्टर के अंदर में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये कहानी आप अगर सीख जाओगे धीरे धीरे, बहुत बार यही कहानी मैं रिपीट करूंगा, जिससे आपको एक इमेज डेवलप होती आ जाएगी, अच्छा फिजिक्स ये है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और बाकी कोई भी साथी आपका जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। कोर्स हमारा कंटिन्यू है इस समय, आप जुड़ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को जानकारी होगी 9416878402। बाकी टेलीग्राम चैनल भी, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ऐप के ऊपर में अपने वीडियोस को देख रहे हैं उनको वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है जुड़ने की, क्योंकि कंटेंट जो है उनका ऐप के कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइडेड है, पर्टिकुलरली जो भी एक सीक्वेंस के अंदर में दिया गया है ना, कि सबसे पहले आपको थ्योरी का जो पोर्शन है, उस थ्योरी के अंदर में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आप साथ साथ अटेम्प्ट करें। फिर आपको जो ब्रीफ थ्योरी एक बना होगा वो पढ़नी है, फिर आपको जो पी वाई क्यूज हैं वो देखने हैं, या फिर जो प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं वो देखने हैं, और फिर आपको डीपीपी सोल्व करनी है। डीपीपी सोल्व करने के बाद में सीपीसीटी जो कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है वो सोल्व करना है, और फिर देखना कि आपकी कितनी अच्छी कमांड बन जाती है इनके ऊपर में। देखो आपको सभी लोग ना जो फिजिक्स के अंदर में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जो भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स हुआ, इनको दो चीज़ों तक ही सीमित रख के छोड़ देते हैं, कि हमें तो भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में पता लग गया, और हमें तीन इक्वेशन पता लग गया, हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका पेपर सेट कर रहा है, उसके माइंड से एक बार थोड़ा ना सोचना शुरू करो कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। वो चाहता है कि जो इक्वेशन आप लोगों ने सीखी है ना, इनका कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश करी। ठीक है, उसी तरह से जो एनएलएम पढ़ते हैं, तो एनएलएम को आप लोग सिर्फ एफ इजिकल टू एम ए, मुझे तो फॉर्मूला लगाना आ गया, बस मेरा एनएलएम कंप्लीट हो गया। देखो अभी एनएलएम के हमने जो 3 लेक्चर यहाँ पर कवर किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में हमेशा मिलती हैं, और आप उनको देख के घबरा जाया करते थे। अब मुझे नहीं लगता कि घबराओगे आप लोग। आप चाहे कोई भी आपके कोई भी बुक उठा के देख लो कम्पिटिटिव एग्जाम की, सारे क्वेश्चन आप उसके अंदर में अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे तो चीज़ें जो है बड़ी स्मूथली चलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा एनएलएम का लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।